हेलो दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है आपके चैनल रिव्यू हाउस में। हमने बहुत दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा और सही समय पर लाते रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जो काफ़ी सालों से जहाज़ों और विमानों के अनएक्सप्लेन तरीके से गायब होने के लिए काफ़ी कुख्यात है। कुछ फेमस जहाज जो यहाँ पे गायब हुए हैं उनमें से है फ़्लाइट 19, USS साइक्लॉप्स, फ़्लाइट 441 और मैरी सेलेस्टे। बरमूडा ट्रायंगल का एक ऑफिशियल मैप बनाना या फिर उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एरिया नहीं है, पर रफली ये मायामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में आता है। और यहाँ पे इन मैप के बीच में जो एक ट्रायंगल बनता है उसी को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से डिफाइन किया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के एज अ मिथ फेमस होने के पहले बरमूडा द्वीप ने एक जादुई द्वीप के नाम पर ख्याति अर्जित कर ली थी। शुरुआती समुद्री यात्रियों द्वारा इसे द डेविल्स आइलैंड्स नाम दिया गया था। इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल को द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पक्षियों और जंगली सुअरों की आवाज़ से जो समुद्री यात्री थे वो भयभीत हो जाते थे। और इससे भी ज़्यादा सबसे विनाशकारी कहानियाँ और भी कहानियाँ जो पुराने समुद्री नाविक थे जिन्होंने यहाँ पे पुराने जहाज़ों को खंडित और डिस्ट्रॉयड होते हुए देखा था, उनकी बताई हुई कहानियों से भी ये जगह प्रचलित हुई। पिछले कई सालों में 50 से ज़्यादा समुद्री जहाज और 20 से ज़्यादा हवाई जहाज कहा जाता है कि यहाँ पे बिना किसी कारण के बताए हुए गायब हो गए हैं। इनमें से एक कहानी है जो कहती है कि यहाँ पे जो घटनाएं होती हैं वो ह्यूमन एरर है। ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रुजलेस्की ने ये कहा है कि यहाँ पे जो भी घटनाएं हुई हैं वो शिप के कैप्टन या एयरप्लेन के कैप्टन की गलतियों से ही हुई हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जगह पे जो हैं जहाँ पे खोजना चाहिए था वहाँ पे प्रॉपर ढंग से खोजी नहीं हुई है। इसके चलते किसी भी जहाज़ का मलबा या कुछ भी है वो मिल नहीं पाया है। और चूँकि ये इक्वेटर के पास है और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक भी रहते हैं, इसलिए किसी न किसी गलती की वजह से जो शिप है अपने आप यहाँ से गायब हो चुके हैं। दूसरी थ्योरी जो यहाँ के बारे में बताई गई है वो मीथेन गैस से जुड़ी हुई है। कुछ लोग का मानना है कि मीथेन गैस इन जहाज़ों को डुबोने के लिए काम करती है। ये माना जाता है कि समुद्र के सतहों पर बहुत सारी मात्रा में कुछ जगह पे मीथेन गैस पाई जाती है और कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये मीथेन गैस समुद्री जहाज़ों को डुबो सकती है और हवाई जहाज़ों को क्रैश भी करा सकती है। और ये इतने जल्दी हो सकता है कि किसी को भी एक रेडियो सिग्नल भेजने का भी मौका नहीं मिल सकता है और ना ही खाली जहाज खोजने का भी मौका मिल सकता है। साइंस फिक्शन में बिलीव करने वालों के लिए जो तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो यहाँ के लिए दी गई है वो काफ़ी उत्साह वाली हो सकती है। कहा जाता है कि वार्म होल एक शॉर्टकट है समय और आसमान के बीच के ट्रैवल करने के लिए, जो कि बेसिकली आपको टाइम ट्रैवल अलाउ कर सकता है।
हालांकि वर्म होल की सच्चाई अभी तक एग्जिस्ट नहीं की गई है, लेकिन लोगों को इस चीज़ के लिए भी मना किया नहीं किया जा सकता है कि शायद वर्म होल बर्मुदा ट्रायंगल में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए कुछ लोग इस चीज़ पे भी निशाना करते हैं कि शायद चूंकि बर्मुदा ट्रायंगल के बीच में वर्म होल है, इसीलिए किसी भी टूटे हुए जहाज की या डूबे हुए समुद्री जहाज की आज तक कुछ भी डिटेल प्राप्त नहीं हुई है। वैसे कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि यहाँ पे हो रही घटनाएं एलियंस द्वारा की जा रही हैं। हाल हालांकि अभी तक एलियंस की बातें तो साबित हुई नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ें मॉनिटर नहीं हो सकती हैं और जो कोस्ट गार्ड्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं, इसीलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे एलियंस का आना इन शिप्स को और हवाई जहाज़ों को किडनैप करके अपने साथ लेकर के चले जाने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इन्हें भी नकार नहीं सकते हैं। वैसे समुद्र तो हमेशा से ही एक मिस्टीरियस प्लेस रहा है हम इंसानों के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने अभी तक या पूरे दुनिया में अभी तक इसके बारे में विस्तार से खोज नहीं हो पा सकती है। इसलिए अभी बताई हुई थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी थ्योरी सही नहीं है, इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दोपहर 2:10 को 5 दिसंबर 1945 को 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरते हैं। इन प्लेन को एक साथ फ्लाइट 19 स्क्वाड्रन कहा जाता था और इन्हें एक 3 घंटे की एक्सरसाइज करनी थी, जिसका नाम नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 दिया गया। इन हर प्लेन में लगभग 3 लोग मौजूद थे और उन सभी के पास लगभग 300 घंटे का हवा में हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। इनके फ्लाइट लीडर का नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैसिफिक ओशियन में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी उड़ान भरी, उसके 20 घंटे बाद लेकिन जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी और जिस एरिया में इनको जाना था वहाँ की तरफ आगे बढ़े, तो थोड़े ही देर बाद से वो अपने रेडियो से ऐसे संदेश भेजने लगे जो कि नीचे बैठे ग्राउंड कंट्रोल को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि मैं ज़मीन के ऊपर हूँ, पर ज़मीन टूटी हुई है, जबकि रेडियो कंट्रोल के हिसाब से उन्हें समुद्र के ऊपर होना चाहिए था। और करीबन 2 घंटे के अंदर में पूरी की पूरी स्क्वाड्रन जो है वो गायब हो गई। उसी दिन शाम को 7:30 बजे के आसपास नेवी ने एक सर्च प्लेन भेजा, जिसका नाम था पीबीएम मरीन फ्लाइंग बोट्स, और वो भी 20 मिनट की उड़ान के बाद से जिस रास्ते से फ़्लाइट 19 स्क्वाड्रन जा रही थी उसी रास्ते में गायब हो गया। और उसके बाद से ना ही उस प्लेन का और ना ही फ़्लाइट 19 स्क्वाड्रन का कुछ पता चल पाया है आज तक। यूएसएस साइक्लॉप्स अमेरिका की यूएस नेवी का वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप था और ये बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। इस घटना को आज 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, बट इसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था ये आज तक नहीं पता चल पाया है। यूएसएस साइक्लॉप्स तकरीबन 550 फीट लंबा एक जहाज़ था और इसमें तकरीबन 306 लोग
और 11,000 टन मैग्नीज लदा हुआ था। यह सन उन यह सन 1910 से ही लगातार बाल्टिक सी, कैरिबियन सी और मेक्सिको के आसपास घूमते रहता था और कोयला को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता था, और साथ में ही युद्ध और बाकी जगह से जो लोग रिफ्यूजीज़ बन करके आए थे उनको भी पहुंचाने में मदद करता था। सन 1917 में जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन में इंटर किया तो यूएसएस साइक्लोप्स एक बड़ा जहाज़ बन गया अपने ट्रूप्स और कोयले को दूसरे शिप तक पहुंचाने के लिए। मार्च 1918 में जब शिप को नया कार्गो दिया गया जिसे स्टील मेकिंग के काम में आ सकता था, वो ब्राज़ील से इन्हें लोड करके निकला और बारबाडोस की तरफ बढ़ने लगा। इस शिप से जो आखिरी मैसेज आया था कि मौसम साफ़ है और सब अच्छा है, लेकिन इस 9 दिन के सफ़र में कुछ और ना कुछ तो गड़बड़ हुई और उसके बाद से यह जहाज़ कभी नहीं दिखा। इसने एक एसओएस मैसेज तक नहीं भेजा। यूएस नेवी के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इस जहाज़ का गायब हो जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है उनकी हिस्ट्री में, और आज तक वो इन्हें या इस जहाज़ को खोज नहीं पाए हैं, और आज तक वो इस जहाज़ को खोज नहीं पाए हैं। फ्लाइट 441 यूएस नेवी का एक बड़ा कैरियर जहाज़ था। इसे कमर्शियल और सिविलियन हवाई जहाज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और साथ ही इसे सुपर कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता था। 30 अक्टूबर 1954 को फ़्लाइट 441 पोर्टेक्स रिवर नेवल एयर स्टेशन से लाजेस अज़ोरेस के लिए हवाई यात्रा शुरू करती है। हवाई जहाज़ में तकरीबन 42 पैसेंजर थे, जिनमें सभी नेवल ऑफिसर और उनकी फैमिलीज़ थे जिन्हें बाहर लेके जाया जा रहा था। शुरुआत में तो हवाई जहाज़ से रेगुलर कम्युनिकेशन होते रहे, पर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। इस हवाई जहाज़ से आखिरी कम्युनिकेशन उस दिन रात को 11:30 बजे के आसपास आया, जो कि एक रेगुलर रिपोर्ट थी उसके लोकेशन को लेकर के। उस समय हवाई जहाज़ तकरीबन 400 माइल्स था कोस्ट से। हालांकि हवाई जहाज़ में 2 पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर लगे हुए थे, लेकिन इनमें से किसी से भी एक भी एसओएस मैसेज किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास नहीं पहुंचा। फ्लाइट 441 सिंपली वैनिश्ड हो गई। काफ़ी मैसिव सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए न्यू जर्सी कोस्ट से अज़ोरेस के बीच में, जितने भी बड़े अवेलेबल एयरक्राफ्ट थे और शिप से, लेकिन फ़्लाइट 44 का मलबा भी नहीं मिल पाया। यूएस नेवी ये होप लगा के बैठी होगी कि शायद प्लेन पानी में सक्सेसफुली लैंड कर गया होगा और जितने भी जो पैसेंजर हैं वो लाइफ राफ्ट के द्वारा अपनी जान बचा लिए होंगे। 4 नवंबर तक लगातार खोज चलती रही, लेकिन 4 नवंबर के बाद से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का बहाना देकर के सर्च ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। पहले तो यूएस नेवी द्वारा इस फ्लाइट के जो कैप्टन थे लियोनार्ड, उनकी काबिलियत पे शक किया गया, लेकिन उनकी खोज में ये पाया गया कि लेफ्टिनेंट लियोनार्ड लगातार पिछले 2 साल से नॉर्थ अटलांटिक रूट पर फ्लाई कर रहे थे और इसके वेदर को काफ़ी अच्छे से जानते थे। उनकी चॉइस की फ़्लाइट को 17,000
फीट की ऊंचाई पे उड़ाया जाए एक काफ़ी अच्छा डिसीज़न था। इसीलिए उनके द्वारा कोई गलती नहीं की जा सकती थी। तो उन्होंने फाइनल डिसीज़न ये लिया कि ये क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है और जब तक हमारे पास इसके बारे में ठोस सबूत नहीं मिल जाते, हम इसके बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस प्लेन में 111 लाइफ वेस्ट, 46 एक्सपोजर सूट, 660 पेपर कप्स और 5 लाइफ रैफ्ट्स थीं, जो कि आराम से पानी पे तैर सकती थी। और अगर सही में अगर ये प्लेन हवा में ही उड़ गया होगा या वहीं पे कुछ इसके साथ कुछ हो गया होगा, तो इनमें से किसी को भी समुद्र पे तैरना काफ़ी आसान है और ये सारी चीज़ें समुद्र में मिल सकती थी, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ का कुछ भी डिटेल नहीं मिला। पिछले कुछ सालों में साइंटिफिक रिसर्च ने बहुत सारे इंसाइट दिए हैं बर्मुडा ट्रायंगल को समझाने के लिए। सन 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा की गई एक स्टडी में ये बताया गया है कि ये एरिया एक काफ़ी बिजी शिपिंग रूट है और शायद ये जो एक्सीडेंट हुए यहाँ पे इतने सारे जो वॉल्यूम्स हैं, इतने सारे जो कार्गो मूव कर रहे हैं, उसको लेकर के हो सकते हैं। साथ ही में 2017 में अमेरिकन जर्नल ऑफ फिज़िक्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा अनयूजुअल फिनोमेना है नहीं और ना ही कोई एवरेज एक्सीडेंट के अलावा ज़्यादा कुछ है। और उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो बर्मुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री है वो सिर्फ़ एक कहावत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये कहावत सच करने के लिए कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, जिससे कि ये साबित हो सके कि बर्मुडा ट्रायंगल में सही में कुछ गड़बड़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर के आपके थॉट्स क्या हैं, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।